नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑफिसर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी पिछले सालों से ट्रेंड बनाया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से सवाल पूछा जा रहा है। इसके कई सारे सवाल बीपीएससी के एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर के सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद है कि जो 71वीं बीपीएससी हुआ उसके बाद 72वीं बीपीएससी होने वाला है, तो उम्मीद है कि इसमें नवीन डेटा को पूछा जा सके, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है। तो इससे जो सवाल बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होंगे, उस डेटा को हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण डेटा को, ताकि जो एग्जाम में आ सके। देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। वन स्टेप ऑफिसर इसका लिंक है ये। तो देखिए, इसका विशेषता पढ़ते हैं। NFH6 मुख्य विशेषता क्या है? यह सर्वेक्षण भारत के 6.79 लाख यानी कि 6,79,000 से अधिक घरों में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियाँ और स्वास्थ्य योजनाओं के जमीनी प्रभावों का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो सरकार द्वारा कल्याणकारी नीतियाँ चलाई जा रही है, स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका मूल्यांकन करना इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषता है। आगे है कि स्वास्थ्य बीमा में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। तो क्या देखा गया है इसमें कि समग्र कवरेज में भारी वृद्धि, यानी कि भारत में स्वास्थ्य बीमा या किसी भी स्वास्थ्य वित्तीय योजना के तहत कवर किए गए परिवारों का अनुपात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 41% से बढ़ करके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में 60% हो गया। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये वृद्धि कितना हो गया है? 41% से बढ़ करके ये हो गया है 60.2%। तो ये आपको जो स्वास्थ्य वित्तीय योजना है इसके तहत देखना है। ये बढ़कर कितना हो गया है? 60.2%। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि स्वास्थ्य बीमा में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितना वृद्धि हुआ है, तो 20 यानी कि लगभग 20% आप दिखा सकते हैं। 19.8% वृद्धि दिखा गया है। अब देखते हैं ग्रामीण भारत का नेतृत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा का कवरेज बढ़कर 62% हो गया, ये भी इसमें भी वृद्धि देखा गया है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 56.4% हो गया है। सवाल पूछा जाएगा कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 62% है जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 56.4% है। आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार को सुदृढ़ किया है। जानते हैं आप लोग कि आयुष्मान भारत के जो पीएम जय योजना जो है, जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत एक स्वास्थ्य कार्ड जारी होता है जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिसमें रोगी अपने इलाज को बिना पैसे के भी करवा सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। आगे देखते हैं। आगे है मातृ स्वास्थ्य, यानी कि जो महिलाएं होती है उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव को लेकर है। संस्थागत प्रसव 90.6% यहाँ पर दिखाया गया है। संस्थागत प्रसव में वृद्धि, यानी कि अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 88.6% से बढ़ करके 90.6% हो गया है। यानी कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि देखा गया है। स्टेटमेंट आएगा तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कुल प्रसव परिचारक क्या है? 91.3%। प्रशिक्षित और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होने वाले प्रसव की दर बढ़ करके 91.3% हो गई है, जिसमें मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। कहने का मतलब है कि जब सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो नर्सेज हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगी और कुशल स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे, तो मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। ये कुल प्रसव परिचारक कितना हो गया है? 91.3%, जिसमें भी वृद्धि देखा गया है। आयरन पूरकता, जानते हैं कि महिलाओं में आयरन की कमी देखी जाती है, तो इसमें आयरन पूरकता क्या है? गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन और फोलिक एसिड लेने वाली महिलाओं की दर 44.1% से बढ़ करके 54.9% हो गई। यानी कि
एनीमिया की कमी बताई जाती है, उसकी ये जो आयरन की पूरकता है महिलाओं में 44 दशमलव से बढ़ करके 54.9% हो गया, यानी कि लगभग 10% की वृद्धि इसमें भी देखी गई है। ठीक है, इसको अच्छे से पॉइंट वाइज नोट करके देख सकते हैं, या इसके पीडीएफ में आप लोग रिवाइज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि डायरेक्ट सवाल ऐसे स्टेटमेंट बेस आएगा तो आप लोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, टीकाकरण में रोटा वायरस का छलांग। टीकाकरण कितना हुआ है उसको देख लेते हैं। रोटा वायरस टीकाकरण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में 85.4%। रोटा वायरस टीकाकरण फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना था? 36.4%, यानी कि कितना वृद्धि हो गया है? लगभग 50%। लगभग 50% की वृद्धि इसमें देखी गई है रोटा वायरस टीकाकरण को लेकर के। और बाल टीकाकरण देखते हैं, पूर्ण बाल टीकाकरण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 87.1% हो गया है, जबकि 5 में कितना था? 83.8%। यानी कि इसमें डेटा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में डेटा की संख्या में वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है। डिजिटल ट्रैकिंग यानी कि यूविन जो प्लेटफॉर्म है जिस पर डिजिटल ट्रैकिंग की जाती है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यूनिवर्सल इंजेक्शन प्रोग्राम के कारण रोटावायरस वैक्सीन जो बच्चों में गंभीर दस्त से बचाती है के कवरेज में 49% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। ये टीकाकरण में वृद्धि दिखा गया है। ये सवाल स्टेटमेंट बेस आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। अब आते हैं शिशु पोषण को लेकर के। शिशु पोषण को लेकर क्या है कि शुरुआती स्तन में सुधार, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की दर 41.8% से बढ़ करके 50.1% हो गया। ये जो शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तो जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है उसकी दर जो है बढ़ करके 50.1% हो गया है, जो कि सुधार का एक डेटा प्रस्तुत कर रहा है। अगला है कि विशेष स्तनपान, 6 महीने से कम उम्र के 95.6% शिशुओं के विशेष रूप से स्तनपान कराया जा रहा है, जो कि बाल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला है पूरक आहार, 6 से 8 महीने के बच्चों को माँ के दूध के साथ पूरक ठोस आहार देने की दर 45.9% से बढ़कर 59.5% होगी, यानी कि पूरक आहार में भी वृद्धि देखी गई है। जो महिलाएं अपने बच्चों को आहार प्रस्तुत करती हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। तो कुल मिलाकर ये डेटा इंक्रीज किया है, जो कि स्वास्थ्य के अंतर्गत काफ़ी आशाजनक आंकड़ा है। अगला है बाल कुपोषण। बाल कुपोषण में उल्लेखनीय गिरावट देखा गया है, ये डेटा प्रस्तुत कर रहा है। पोषण अभियान 2.0 का जमीनी प्रभाव देखने को मिलता है इसमें कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नाटापन यानी कि स्टंटिंग, जो 5 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं उनके उम्र के हिसाब से हाइट कम हो जाती है, उसको बोला जाता है स्टंटिंग। इसमें देखा गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 35.5% से गिर करके 29.3% पर आ गई है। यह दीर्घकालिक कुपोषण में भारी कमी को दर्शाता है, यानी कि 35 पहले कितना था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 35.5% था, जो कि अब गिर कर कितना हो गया है 29.3%, यानी कि अब बच्चों में उम्र के जो हिसाब से उसकी लंबाई में वृद्धि देखी जा रही है। पोषण अभियान 2.0 का प्रभाव देखने को मिल रहा है इसमें। गंभीर तीव्र कुपोषण 7.7% से गिर करके 5.2% हो गया, यानी कि कुपोषण में अभी कमी थोड़ा बहुत देखने को मिली है, लेकिन ये कमी हो रही है। 7.7% से घटकर 5.2% हो गया है तीव्र कुपोषण। अब देखते हैं कम वजन यानी कि अंडर वेट वाले बच्चों का अनुपात भी 32.1% से घटकर 31.8% पर आ गया है। इसमें भी थोड़ा बहुत ही कमी देखने को मिला है, लेकिन कमी हो रहा है। कम वजन मतलब कि अगर बच्चा 5 साल का है तो उसके हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, अगर वो वजन नहीं है उससे कम है तो उसको बोला जाता है अंडर वेटिंग यानी कि कम वजन। इसमें अनुपात घटकर 31.5% हो गया है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे है कि बढ़ती जीवन शैली संबंधी चुनौतियाँ। बढ़ती जीवन शैली के संबंधित चुनौती क्या क्या है? तो मोटापा आजकल देख ही रहे हैं, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में मोटापा की लगातार चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसमें भी मोटापा बहुत देखने को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य संकेतक प्रस्तुत करते हैं 15 से 39 आयु वर्ग के। इसमें दिखा गया है कि मोटापा जो अधिक वजन में महिलाएं हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में
24% था, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में 30.7% हो गया, यानी कि वृद्धि देखी गई है। शहरी महिलाओं में 42.8% है। ये तो ग्रामीण महिला, ये है शहरी महिलाओं में 42.8% है, यानी कि महिलाओं में मोटापा बढ़ने की दर जो है बढ़ी है। मोटापा पुरुषों में देख लेते हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 22.9% था, जो कि हेल्थ सर्वे 6 में 27.3% हो गया है। जबकि शहरी पुरुषों में कितना है, 36.3%। शहरी पुरुष में तो और अधिक है मोटापा का दर। उच्च रक्त शर्करा महिलाओं में कितना है, 13.5 से बढ़ करके 17.8% हो गया है। जबकि गैर संचारी रोग यानी कि गैर संचारी रोग है का खतरा बढ़ा है। उच्च रक्त शर्करा में पुरुष में क्या है, तो पुरुष में भी वृद्धि देखी गई है। खराब जीवन शैली के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, इसमें एक चुनौती दर्शाया गया है। ये संकेत दर्शाते हैं कि भारत कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है, एक तरफ मोटापा और दूसरे तरफ उच्च रक्त शर्करा, जहाँ एक तरफ कुपोषण घट रहा है और दूसरी ओर मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। कुपोषण घट रहा है, कुपोषण का दर हमने ऊपर देखा 30.5 से घट करके 29.3% हो गया था, और यहाँ मोटापा में देखिए वृद्धि कितना देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा याद रखना है कि कुपोषण का दर घट रहा है जबकि मोटापे का दर बढ़ रहा है। ये जो स्वास्थ्य संकेतक है 15 से 49 आयु वर्ग के लोगों के डेटा को प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं प्रजनन दर में स्थिरता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रजनन दर में स्थिरता, स्थिर और संतुलित जनसंख्या की ओर, यानी कि भारत का कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर बनी हुई है, यानी कि 2.0 पर बनी हुई है, जो कि रिप्लेसमेंट स्तर 2.1% से भी कम है। 2.1 से कम है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1, उससे भी कम क्या हो गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है 2.0। यह संकेत है कि देश में जनसंख्या अब स्त्रीकरण के दौर में प्रवेश कर चुका है। देश में जनसंख्या जो है अब 2047 या 50 तक अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या स्थिर हो जाएगा। आधुनिक गर्भ निरोधक उपयोग और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे कि टोटल फर्टिलिटी रेट में भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच ने बाल उत्तरजीविता दर में सुधार किया है, जिससे छोटे परिवारों की मांग को बल मिला है। जो छोटे परिवार हैं उसको भी इससे लाभ मिला है, और जो कई सारे योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ भी परिवार को मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था जो कि हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम 72वीं में काफ़ी उम्मीद है कि पूछा जाए, क्योंकि जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट सेक्शन अफसर का, उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से उठा करके डेटा प्रस्तुत किया गया था, और जो डेटा आएगा उसको हम लोग देखते रहेंगे। तब तक आप लोग इसको इस पीडीएफ के थ्रू रिवीजन कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी अन्य रिपोर्ट और टेस्ट सीरीज जो इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है उसका लाभ आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।